नहीं 5 साल का हिसाब दीजिए सर, 5 साल में कम बता दीजिए। अभी कहूँगी से अभी 5 साल में आप एक कम बता इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाए। दोस्तों, बिहार में जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टियों का खदेड़ा जाना, उनको गांव से भगाने, उनको धकियाने की तस्वीरें, धक्का मुक्की की तस्वीरें, भगाने की तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या जेडीयू, क्या एलजेपी, तमाम सारे एनडीए के जो घटक दल हैं, जो उनसे जुड़े हुए गठबंधन करने वाले दल हैं, भाजपा के चक्कर में उनकी भी लानत मलानत होती जा रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें दिखाने जा रहा हूं। बिहार से जुड़ी हुई चुनाव से पहले बताऊंगा कि किस तरीके से जहानाबाद से लेकर के तमाम सारे जिलों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब हाथ जोड़ करके ऐसे वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग धकिया के गांव से भगा दे रहे हैं। कह रहे हैं 5 साल तो दिखे नहीं और अब आए हो शक्ल दिखाने, नहीं देखनी तुम्हारी शक्ल, नहीं देना तुमको वोट। साफ तौर पर दे करके इस तरीके से लोग भगा रहे हैं, और ना सिर्फ भगा रहे बल्कि भयंकर बेइज्जती करके भगा रहे हैं। आज वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा कैसे तमाम सारे दल प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों के काफिले पर नफरती चिंटू जो है वो पथराव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुद भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने खुलासा किया है कि कैसे बीएस येदियुरप्पा से लेकर के तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कैसे वो आरएसएस की गुंडागर्दी की भेंट चढ़ गया उनका राजनीतिक करियर। तमाम सारी खबरें हैं। इसके अलावा गोदी मीडिया से जुड़ा हुआ दिखाऊंगा कि कैसे जो पत्रकारिता सड़क से होनी चाहिए थी, जनता के बीच से होनी चाहिए थी, वो पत्रकारिता सामंतवाद का प्रतीक बन गई है, वो पत्रकारिता घोड़े से हो रही है। सब कुछ दिखाऊंगा, सारी तस्वीरें हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जरा ये वीडियो देखिए। आप देखिए। नहीं 5 साल का हिसाब दीजिए सर, 5 साल में कम बता दीजिए। अभी कहूँगी से अभी 5 साल में आप एक कम बता दीजिए। देख लिया, ये जेडीयू के विधायक उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं और इनका बहुत भयंकर विरोध हुआ है। ग्रामीणों ने इनको घेर लिया और सबसे पहले इनसे कहा पहले 5 साल का हिसाब दो। क्या किए 5 साल? झूठ बोलने के सिवाय, हिंदू मुस्लिम करने के सिवाय जनता के लिए आपने क्या काम किया है? ऐसे तमाम सारे सवालों की झड़ी लगा दी ग्रामीणों ने और हालात ये हो गए, इनकी हालत पतली हो गई, उनको भागना पड़ गया वहां से, ग्रामीणों ने खदेड़ करके भगा दिया। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया और इसमें साफ तौर पर कहा कि जहानाबाद के जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का भारी विरोध, ग्रामीणों ने घेर कर 5 साल का हिसाब मांगा। चंद्रवंशी पहले जहानाबाद से सांसद भी रह चुके हैं। बताइए, सांसद रहे, अब विधायकी लड़ रहे हैं और काम के नाम पर सिफर। काम के नाम पर अगर पूछ लो तो जय श्री राम बोल करके किनारे से दाएं से निकल जाएंगे। काम अगर पूछ लो तो कह देंगे कि हिंदू मुसलमान के बीच में लेकर के आ जाएंगे। लेकिन काम न पूछिए सरकार, काम पूछ देंगे तो सारा का सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। और यही हुआ जहानाबाद में और लोगों ने भगा दिया जेडीयू के इस उम्मीदवार को। एक और तस्वीर आपको हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की दिखाता हूं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्थानीय विधायक रामचंद्र शाह को किस तरीके से जनता ने भगाया है, किस तरीके से जनता टूट पड़ी है उनके ऊपर, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। नारेबाजी हो गई भाई साहब, देखिए किस तरीके से दुम दबा करके भागते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे से लोग नारेबाजी कर रहे हैं।
ये आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और ये वो संकेत हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो रिजल्ट की शक्ल में दिखने वाली हैं अगर सब कुछ ईवीएम में ठीक ठाक हुआ, अगर बेईमानी नहीं हुई तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ में एक साथ चुनाव आयोग, ईवीएम, प्रशासन, सरकार सब लगे हुए हैं। लेकिन अगर असली नतीजा देखना है तो नतीजों से पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, इन ग्रामीणों का आक्रोश देख लीजिए कि कैसे गांव-गांव से ये नेता, ये कैंडिडेट, ये विधायक भगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को बर्बाद करने में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। दोस्तों देखिए जरा, घेर लिया है अचानक से। ये अटहर चौक की तस्वीरें हैं, अटहर पंचायत है वहाँ पर, उसी पंचायत का अटहर चौक है। उसी चौक पर ये तस्वीरें जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए और जो है विधायक रामचंद्र साहा को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। जनता, ये नारेबाजी किस लिए है इसके बारे में बता दे रहा हूं, जरा ये खबर देखिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर बताया गया, हायाघाट में बीजेपी विधायक रामचंद्र साहू के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा। ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाने के लिए कह दिया। क्यों नाराज है जनता? ना सड़क बनवाई, ना नाली ठीक की, ना बिजली व्यवस्था ठीक है, ना हेल्थ की स्थितियां ठीक हैं, झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, सीएचसी पीएचसी का नाम का पता नहीं है, और अगर है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो सामान नहीं है, सामान है तो केयरटेकर नहीं है। ये हालात हो चले हैं बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं से, बुनियादी सुविधाओं के, और इसी वजह से जनता के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बौखलाई है, उसका एक आपको और खबर दिखा देता हूं, जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार के काफिले पर पथराव हुआ, स्कॉर्पियो का शीशा टूटा, साजिश के आरोप। भोजपुर की ये खबर है, बताया जा रहा है कि भोजपुर के पिरौटा गांव में जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी विजय गुप्ता के काफिले पर कुछ लोगों ने पथराव किया, जिससे स्कॉर्पियो का शीशा टूट गया और विजय गुप्ता ने साजिश का आरोप लगाया है। दोस्तों साफ तौर पर कहा गया कि विरोधी पार्टियों ने, विरोधी दलों ने जनसुराज की बढ़ती जो लोकप्रियता है उससे घबरा करके इस तरीके का कांड कराया गया, काम किया गया। दोस्तों कुल मिलाकर के कहना सिर्फ यह है कि बिहार का विधानसभा चुनाव और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि लगातार पहले नीतीश कुमार की नाराजगी, फिर जीतन राम मांझी की नाराजगी, और नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर भी तमाम सारे उम्मीदवारों का टिकट काटा जाना नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर के अंत के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम सारे लोग, आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीएम कार्यालय के बाहर, जेडीयू दफ्तर के बाहर लोग धरना देते हुए नजर आए, कुर्ता फाड़ते हुए नजर आए। कहा यह जा रहा है कि दरअसल चली नीतीश कुमार की भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को बताया जा रहा है लल्लन सिंह जैसे नेताओं ने हाईजैक कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप ये यकीन मान करके चलिए कि इस बिहार के चुनाव में आने वाले वक्त में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब एक तस्वीर मैं आपको आरएसएस की पोल खोलती हुई दिखला रहा हूं और सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा ये छोटा सा हिस्सा वीडियो का सबटाइटल के साथ देखें ताकि आपको समझ में आए जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। ಅಲ್ಲ ರೀ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು? ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅಂತ ಯಾವನು ಮೇಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ವಾನಿನೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್। दोस्तों ये जो वीडियो है ये भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के एक विधायक का है, और कर्नाटक का जो विधायक जो कुछ भी कह रहा है उसको लेकर के प्रियांक खड़गे ने उसको एक तरीके से अंग्रेजी में रूपांतरित किया है। प्रियांक खड़गे का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। इसमें लिखा गया है कि मोदी जी, आपके ही कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने खुलासा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस ही भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित करता है।
उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी के नेता आरएसएस के गुलाम बन चुके हैं, आरएसएस के लोग फर्जी देशभक्त हैं, आरएसएस का देश का सबसे भ्रष्ट संगठन है, आरएसएस और उसके समर्थक नकद और जमीन घोटालों से लाभान्वित हुए हैं। खासतौर पर कर्नाटक आरएसएस का सबसे भ्रष्ट और सबसे ताकतवर है। विधायक ने यह भी दावा किया दोस्तों कि आरएसएस के लाभार्थियों की सूची बीएस येदियुरप्पा के पास है और शायद इसी वजह से अब भी सत्ता में वो प्रभावशाली हैं। बीएस येदियुरप्पा ने आरएसएस को सत्ता में बने रहने के लिए पैसे दिए हैं, आरएसएस से जुड़े अखबारों को भी पैसे दिए हैं। आरएसएस के ने एलके आडवाणी और येदियुरप्पा दोनों के राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि कर्नाटक डेवलपमेंट बोर्ड के फंड से जो पिछड़े तालुकों के विकास के लिए था, उसका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट इसी एनजीओ यानी कि आरएसएस के जरिए की गई। विधायक ने यह भी कहा कि हम बहुत जल्द इसके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश करेंगे। और ये कौन कह रहा? कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है दोस्तों। और इसीलिए आरएसएस को लेकर के एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि किस तरीके से आरएसएस ने अपने आप को स्थापित किया और उसके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कंट्रोल किया जाता है। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया बेशर्मी के उस स्तर पर पहुंच चुका है जिसका कोई जवाब नहीं बचा लोगों के पास। किस तरीके से गोदी मीडिया के संपादकों, एंकरों और रिपोर्टर्स ने नरेंद्र मोदी को विवेकानंद जी से भी ऊंचा बना दिया। मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज में संपादक हैं और मेघा प्रसाद को बीते दिनों याद होगा, प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया कह दिया था तो एकदम तिलमिला गई थी। और गोदी मीडिया का सचरित्र प्रमाण मैं आपको अभी इसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से, कितनी बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ विवेकानंद जैसे महापुरुष को मोदी से तुलना किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जो शख्सियत थी, उस शख्सियत को डाउन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को ऊंचा करने का कुत्सित प्रयास किया गया, वो भी सरेआम एक बड़े न्यूज चैनल की संपादक के जरिए। ये जरा देख लीजिए आप। नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था 1893 जब हमारे देश के एक महान सपूत ने शिकागो अमेरिका में अपनी तकरीर से विश्व में भारत की छवि को बदलने का अनूठा काम किया था। यह चमत्कार किया था नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी। उस नरेंद्र से हमारे अपने नरेंद्र जी तक की यात्रा पर विचार करें तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक उसी तरह अपने अथक प्रयासों और साहसिक सुधारों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच के उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित किया है। ये मेघा प्रसाद है, आपने देख लिया होगा। मंजुल लिखते हैं, उस नरेंद्र से अपने नरेंद्र जी, उस नरेंद्र से अपने नरेंद्र जी, ये कहा। मतलब नरेंद्र नाथ नाम था ना विवेकानंद जी का, उनको नरेंद्र कर दिया और नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी जी कर दिया। और इसीलिए मंजुल ने लिखा, मंजुल एक मशहूर कार्टूनिस्ट है इस देश के, वो लिखते हैं कि उस नरेंद्र से अपने नरेंद्र जी, विवेकानंद नरेंद्र रह गए और मोदी नरेंद्र जी हो गए। फिर कोई गोदी मीडिया कह दे, भक्त कह दे तो उछलने लगेंगे। और सही बात है, प्रशांत किशोर ने यही गोदी मीडिया कह दिया था तो तिलमिला गई थी मेघा प्रसाद। दीपक सिंह लिखते हैं कि रूबिका आंटी की वजह बेवजह बदनाम है, कंपटीशन बहुत मिल रहा है। उधर बिहार में पत्रकारिता को तिलांजलि पहले ही दे चुकी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त घोड़े से पत्रकारिता कर रही हैं, लगातार चर्चित रही हैं। दलित, शोषित, वंचित समाज की महिलाओं से ऐसे जेब में हाथ डाल करके बात करने वाली चित्रा त्रिपाठी, दलित, शोषित, वंचित वर्ग की महिलाओं को जमीन पर बैठा करके और खुद चारपाई पर बैठ करके पत्रकारिता करने वाली चित्रा त्रिपाठी पत्रकारिता को घोड़े पर ले आई हैं। मैं सही कह रहा हूं, पत्रकारिता को चित्रा त्रिपाठी घोड़े पर ले आई हैं। कंटेंट के नाम पर दिवालिया हो चुका गोदी मीडिया के लिए यह जो तस्वीर है, यह उस जनता को देख लेनी चाहिए कि दरअसल जानकारी, पढ़ाई लिखाई और सवालों से खोखले हो चुके गोदी मीडिया के पास क्रिएटिविटी के नाम पर घोड़ा और बाइक बचा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ये वीडियो देख लीजिए आप पहले पूरा।
लोकतंत्र के महापर्व में लोकतंत्र की जननी कही जाने वाली इस धरती पर कट्टे की ताकत के सहारे विजय का सेहरा सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तो इस तरीके से चित्रा त्रिपाठी रिपोर्टिंग कर रही हैं। आवेश तिवारी लिखते हैं कि जब खबरें बिकाऊ हों तो कथित पत्रकार का सामंती होना स्वाभाविक है। ये जो चित्रा त्रिपाठी कभी बुलेट कभी घोड़े पर दिखती हैं, कभी खुद कुर्सी पर जनता को जमीन पर बैठाती हैं, कभी पैंट की जेब में हाथ डालकर बेवकूफाना सवाल करती हैं, ये दरअसल उनकी सामंती स्थिति को दिखाता है। ये पत्रकार नहीं, खबरों को बेचने की एजेंट हैं जो किसी भी हद तक जाएगा। इस स्थिति को कोई अंत नहीं है। ये इसे पत्रकारिता समझेगी, हम इसे मनबड़ी कहते हैं। बहुत सही जवाब दिया। पत्रकारिता को बेच करके खा जाने वाले चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी जैसे लोग कैसे जब पॉडकास्ट में आते हैं तो संत बन जाते हैं, कैसे वो पत्रकारिता पर ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने ही प्रोग्राम में जाकर के पत्रकारिता की एक तरीके से उसकी चिता में आग लगा देते हैं। उससे आप इनके इस इंटरव्यू को देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे पत्रकारिता को खूंटी पर टांग देने वाले एंकर, संपादक, पत्रकार किस तरीके से जब किसी पॉडकास्ट स्टूडियो में जाते हैं तो पत्रकारों को पत्रकारिता का किस तरीके से ज्ञान देते हैं। लेकिन ये बातें इन गोदियों पर, इन तिहाड़ियों पर लागू नहीं होती हैं। ये डिस्क्लेमर भी चला देना चाहिए जो लोग पॉडकास्ट करते हैं ऐसे लोगों का। देख लीजिए जरा। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज देखते हैं। बाकी के सारे लोग या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन न्यूज नहीं देख रहे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण यह है कि न्यूज चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लोग जो आपस में बात करते हैं बाहर, वो बातें कभी न्यूज चैनल पर नहीं आती, वो बातें आपके कभी डिबेट शोज में नहीं आती। एक आम हिंदुस्तानी की जो समस्याएं हैं, उसके बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, आपको रोड्स अच्छी नहीं मिल रही है, आपके शहर में बार बार बाढ़ आ जाती है, आपके यहाँ ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। समर राज लिखते हैं, सुधीर चौधरी खुद ही बता रहे हैं कि न्यूज चैनलों पर जनता से जुड़ी खबर नहीं दिखाई जाती। 16 बड़ी समस्याएं दिखाने के बजाय 16 तरह के जिहाद दिखाते हैं। जब पॉडकास्ट पर आते हैं तो संत बनकर प्रवचन सुनाते हैं। प्रवचन की बात आई है तो बात धीरेन्द्र शास्त्री की भी करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री, इन दिनों लोग कह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री क्या जो है गोदी मीडिया को लेकर के बदले क्यों नजर आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। पहले आप धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देख लीजिए। ताजमहल को आप तेजो महल बोलेंगे, या फिर आपकी नजर में ताजमहल क्या है, तेजो महल है? हमने अभी इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया कि वो तेजो महल या ताजमहल। अभी तक तो पढ़ा है कि ताजमहल कोई रिसर्च करेंगे, हमको कोई ऐसे तथ्य मिलेंगे नहीं। कई आधार दिए जाते हैं। कई सनातन के प्रमुख चेहरे जो हैं, प्रखर चेहरे, वो कहते हैं वो तो महादेव का। हम जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और सबूत आपके पास आया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, तब फिर क्या करेंगे? तो कानूनी प्रक्रिया, इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है, तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाए। अब इसको लेकर के अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं, वीडियो देखो गोदी मीडिया कैसे एजेंट बनाता है। बाबा बोले तो हेडलाइन और ना बोले तो हेडलाइन निकलवाओ। धीरेन्द्र शास्त्री से ताजमहल तेजो महल है जैसा सवाल पूछो, अगर वो शांति से जवाब दें तो बात खत्म नहीं। उनसे खुद विवाद बनवाओ, क्योंकि टीआरपी और बीजेपी दोनों को मसाला चाहिए। इस तरीके से देवेंद्र शास्त्री पर अपूर्व भारद्वाज में तंज कसा, गोदी मीडिया को निशाने पर लिया। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।